ओके बच्चों, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, एनसीईआरटी बुक। आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स को 14 वीडियो के द्वारा समझने का प्रयास किया था। उस चैप्टर के अंतर्गत हमने एक एक टॉपिक को बड़े ही अच्छे से समझा और साथ में उसमें जो एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज थी उनको भी सोल्व किया। तो चलिए आज हम नए चैप्टर पॉलिनोमियल्स की एक अच्छी सी जर्नी आरंभ करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हो कि इस चैप्टर के अंदर टोटल 6 टॉपिक्स हैं। मैंने हर टॉपिक के अंतर्गत कुछ सब टॉपिक्स को सेलेक्ट किया है, जिसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और हम जब इन चीज़ों को समझ लेंगे तो ये चैप्टर हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं? तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक्स है ये है इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन है। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, zeros of polynomials, remainder theorems and its proof, factorization of polynomials और algebraic identities। जैसा कि इंट्रोडक्शंस के अंदर टोटल हमने छोटे छोटे से ये टॉपिक लिए हैं। अलजेब्रा डेफिनेशन, अलजेब्रा क्या होता है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स, फैक्टर, कोफिशिएंट ऑफ टर्म, लाइक एंड अनलाइक टर्म, अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके बाद है इसके अंदर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल जो हमने लिया है, डेफिनेशंस, कंडीशन, टर्म्स, कोफिशिएंट्स, डिग्री, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक था जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स में डेफिनेशंस, मेथड, रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशंस, रिमाइंडर थ्योरम्स एंड प्रूफ है। एंड फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के अंदर से ये 3 सब टॉपिक हैं, इसके डेफिनेशंस, फैक्टर थ्योरम एंड प्रूफ्स, फैक्टराइज द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 एंड 3 और लास्ट टॉपिक जैसे कि बताया था मैंने, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो चलिए आज हम इस वीडियोस के अंदर इंट्रोडक्शन पार्ट को समझने का प्रयास करते हैं। इसको करता हूं मैं। जैसे कि इंट्रोडक्शन पार्ट्स के अंदर मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हो इस टॉपिक से रिलेटेड। तो हम उसी नॉलेज को आज हम ब्रशअप करेंगे। तो चलिए हम इंट्रोडक्शन पार्ट लेते हैं। सबसे पहले आपको मैं एक चीज इसमें बताऊं कि ये पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर्स है, एक्चुअली ये अलजेब्रा है। ये अलजेब्रा का एक पार्ट है, अलजेब्रा का एक आरंभ है जो पॉलिनोमियल्स पार्ट है। तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि अलजेब्रा क्या होता है। सबसे पहले जैसे कि उसमें सब टॉपिक्स में भी दिया, इसमें हमने जो अपने जो टॉपिक लिए थे उसमें भी मैंने जो फर्स्ट इसका सब टॉपिक था अलजेब्रिक डेफिनेशन, अलजेब्रा डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अलजेब्रा क्या होता है। अलजेब्रा ये क्या होता है? अलजेब्रा एक्चुअली होता क्या है कि ये अलजेब्रा जो है ये मैथमेटिक्स की बहुत पुरानी ब्रांच है। इसमें जो हमारे इंडियन मैथमेटिशियन थे, बोधियान हुआ, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, आपका भास्कराचार्य जी, इन्होंने इस अलजेब्रा पे काफी कुछ काम किया। अलजेब्रा के अंदर बेसिकली जो होते हैं ये इक्वेशनें आती हैं, पद आते हैं, है ना, यानी वेरिएबल आते हैं। तो उसी से रिलेटेड सी ये अलजेब्रा है। एक्चुअली देखा जाए तो अलजेब्रा जो है ब्रांच, इसकी मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जो हमें हेल्प करती है किसी प्रॉब्लम को मैथमेटिकल फॉर्म में लाने के लिए। ये बोला सर समझे नहीं, कि कोई भी सिचुएशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, यदि हम उस प्रॉब्लम को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे दे तो वो कहलाता है अलजेब्रा। जैसे सपोज करो मैं आपसे बोलता हूं कि ये एक रेक्टेंगुलर है जिसकी जो है लेंथ x है, ब्रीथ y है, और मैंने आपको ये बोला कि इसका एरिया निकालिए
तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू वाई। तो ये जो आपने एक प्रॉब्लम आपके पास आई कि भाई एक रेक्टेंगुलर है और आपसे बोला कि इसका एरिया निकालो, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि भाई इस रेक्टेंगुलर का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो आपने जो है एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में इस एरिया को इस फॉर्म में डिनोट कर दिया, ए इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई। ये कैसे किया, आपको ये पता था कि एरिया जो होता है लेंथ इंटू ब्रीथ होता है ना, और आपने ये x जो है लेंथ है, y ब्रीथ है, ये इसको डिनोट कर दिया। अब आप सपोज करो कि कोई ये बोलता है आपको ये 5 और ये 10 है, तो आप सीधा इस इक्वेशंस को जो है ये आपने जो लिखा है इसको एकदम आपके जो है माइंड में आएगा और तुरंत आप इसको दोनों को 10 इंटू 5 करके 50 स्क्वायर यूनिट आप एकदम शो कर दोगे। तो बड़े आराम के साथ आपने इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया। तो कोई भी सिचुएशन, कोई भी प्रॉब्लम को यदि आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे देते हैं तो वो बन जाता है अलजेब्रा। तो अलजेब्रा इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। अलजेब्रा इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। अलजेब्रा इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, ठीक है, दैट हेल्प that help to represent that help in representation of प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को रिप्रेजेंटेशन करना किस फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रा इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट हेल्प इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम इन फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये कहलाता है अलजेब्रा। आपका ये एग्जाम्पल, बात समझ आई, ठीक है। और यदि सपोज करो कि ये बोला भाई इसका आप पैरामीटर्स निकाल लो, पैरामीटर्स निकालने की बात करें तो आप आराम के साथ क्या करोगे कि पैरामीटर्स तो टोटल इसका एडिशन होगा, तो आप क्या करोगे, एक्स एक्स प्लस एक्स प्लस वाई प्लस के वाई, और आराम के साथ आप ये इस फॉर्म में इसको लिख दोगे। तो ये भी आपने पैरामीटर्स की जो प्रॉब्लम आपके सामने आई, आपने बड़े आराम से इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे दिया, तो ये बन गया अलजेब्रा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, चलिए अब इसके अंदर ये जो अलजेब्रा जो बनता है, इसके अंदर हम दो चीज का यूज बार बार करते हैं। वो कौन कौन सी चीज हैं? दो, वो हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो इसके अंदर जो अलजेब्रा के अंदर हम जो दो चीजों का हम यूज करते हैं, जिसमें एक होता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ये हमारा दूसरा सब टॉपिक था, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। इन दो चीज का यूज सबसे ज्यादा इसके अंदर होता है। अब ये देखते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है। आपने ये पिछली कक्षा में पढ़ा होगा। कांस्टेंट जो होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, वो कभी चेंज नहीं होती, वो कहलाता है कांस्टेंट। जैसे 5 6 7 8 9 10। तो एक सिंबल होता है, ये न्यूमेरिकल सिंबल्स मान लो या कुछ भी मान लो, लेकिन उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ये सिंबल, a symbol which has fixed value, which has fixed value, ठीक है, ये कहलाता है इज कॉल्ड कांस्टेंट।
जिसकी फिक्स वैल्यू होती है, जैसे सपोज करो कि 2 कभी चेंज नहीं होगा, 2 है तो 2 ही रहेगा। 500 -2 -5, ठीक है। जितने भी ये न्यूमेरिकल से नंबर्स हैं ये सब कहलाते हैं कांस्टेंट। कभी कभी आपको अल्फाबेटिकल सिंबल भी कांस्टेंट बना के दे दिए जाते हैं, जैसे ए बी सी, ये सब कांस्टेंट्स बना के दे दिए, लेकिन वो आपको लिख के देगा अपनी प्रॉब्लम में कि दिस इज द कांस्टेंट, वो ऐसे लिख देगा ए बी इज कांस्टेंट, वो देगा, डिनोट करेगा, ठीक है। तो अगर वो कांस्टेंट आ गया, इसका मतलब पूरी प्रॉब्लम्स जहां तक वो चलेगी उसमें उनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। दूसरा कल आएगा इसमें वेरिएबल। ये क्या होता है? वेरिएबल कांस्टेंट का उल्टा है, यानी इसमें वैल्यू चेंज होगी। सिंबल विच हैज नो फिक्स्ड वैल्यू, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, बल्कि टाइम के अनुसार या किसी सिचुएशन के अनुसार वो चेंज होती रहती है। ए सिंबल विच ए सिंबल ए सिंबल्स विच हैज नो फिक्स्ड वैल्यू, उसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती है। एंड कैन बी चेंज्ड, एंड कैन बी चेंज्ड कैन बी चेंज्ड बाय गिविंग वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू। और कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू देकर वो बदल जाती है। सपोज करो कि आपको ये दिया कि एक इस तरह दे दिया ये 5x, ठीक है, और आप इसमें देख रहे हैं ये क्या कहलाता है, x क्या हुआ है, वेरिएबल। आप x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करोगे इस 5x की वैल्यू चेंज होगी। सपोज करो x इज इक्वल टू 1, तो 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। आप x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। अगर x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। आप ये देख लो ये इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन ये इनमें कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं आता, इसमें चेंजेस आ रहा है, इसलिए ये वेरिएबल। अब इन वेरिएबलों को भी अल्फाबेट के जो लेटर्स हैं उससे डिनोट किया जाता है, एक्स वाई जेड। आपने इक्वेशंस जो होंगे इसमें देखा होगा, इस तरह करके आपको इक्वेशन मिली मिली होगी। तो ये जो एक्स और वाई हैं ये कहलाते हैं वेरिएबल। क्या कहलाते हैं, वेरिएबल। बात समझ में आई? चलिए, अब हम अगला नेक्स्ट अपना सब टॉपिक लेते हैं। अब आता है इसी के अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये आप जो है 7th 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ आपकी नॉलेज को ब्रश अप करा रहा हूँ। तो आपके पास अब आता है सी जो इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये क्या होता है? बोला सर इसमें कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि जो आपका जो अलजेब्रा है और आपने उसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो दिया था वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बिल्कुल सही आपने समझा है, बिल्कुल सही है। यदि किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और वो कांस्टेंट वेरिएबल और अर्थमेटिक ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है, वो कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि इसके अंदर 3 चीजें होंगी, कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा, अर्थमेटिक ऑपरेशन होगा। जब तीनों एक साथ मिल जाएंगे तो वो बन जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या क्या चीज होंगी, कांस्टेंट होगा एक, ये लो कांस्टेंट हो गया, और क्या होगा, वेरिएबल होगा इसके अंदर, ये अभी आप जो है पढ़ चुके हो, वेरिएबल होगा। और तीसरी चीज इसमें होगा अर्थमेटिक ऑपरेशन। बोला सर ये क्या होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए।
नहीं पता लग रहा है? अर्थमेटिक ऑपरेशन आ गया, याद है ना? अर्थमेटिक ऑपरेशन जो होता है जिसमें ये प्लस माइनस मल्टीपल और डिवाइड होते हैं, ये कहलाते हैं चार साइन मैथमेटिकल या अर्थमेटिक ऑपरेशंस, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो सपोज करो एक कांस्टेंट हम ये ले लेते हैं, कांस्टेंट आपका एक सपोज करो फाइव आ गया, एक कांस्टेंट आप इसका जो वेरिएबल सपोज करो एक्स आ गया, और हम ये एक ले लेते हैं प्लस। तो अगर मैं इन तीनों का यूज कर दूं कि फाइव प्लस के एक्स, तो ये बन जाता है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। या मैं इन दोनों को यूज करके कोई मल्टीपल यूज कर लेता हूं, यानी कि फाइव एक्स या एक्स अपॉन फाइव या एक्स माइनस के फाइव। तो देखिए इसमें आपका कांस्टेंट भी है, इसके अंदर वेरिएबल भी है और अर्थमेटिक ऑपरेशन भी है। इसके अंदर कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, और यहाँ पे जो मल्टीपल है जो हम नहीं शो करते इसको, तो ये भी क्या हुआ, तीनों यूज हो गए, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी तरह ये डिवाइड में आया, ये आपका वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। तो इनको तीनों चीजों को एक साथ जब यूज हो जाएगा तो बन जाएगा अर्थमेटिक expression. So any mathematical expression which consists of constant, variable and arithmetic operation is called algebraic expression. तो any mathematical expression which consist of constant, variable and arithmetic operation is called algebraic expression. algebraic expressions बन जाता है। आपकी प्रॉब्लम्स ये आ गया, सपोज करो 2x प्लस फाइव, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। 3x माइनस के 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये सब जो होते हैं कहलाते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बात समझ में आई? अब इन्हीं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में अब इसके कुछ पार्ट्स चलेंगे कि इनमें क्या क्या कहलाते हैं। तो सबसे पहला एक पार्ट आता है इसमें टर्म। क्या आता है? टर्म। तो देखिए अब आप ये देख पा रहे हो कि ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके जो वेरियस पार्ट है, कौन कौन से पार्ट है, एक इसका ये पार्ट है, इसका एक ये पार्ट है, इसका एक ये पार्ट है, इसका ये पार्ट है, जो वेरियस पार्ट है। और वो जो वेरियस पार्ट, जो पार्ट वो दो साइन प्लस या माइनस के द्वारा अलग हो रखे हों, वो कहलाता है टर्म। तो इसका मतलब ये है कि यहां बात करा कि सेपरेटेड बाई, इसमें जो कंडीशन होगी सेपरेटेड बाई प्लस माइनस साइन, जो भी उसके अंदर पार्ट होंगे, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो पार्ट होंगे और वो पार्ट्स प्लस या माइनस साइन से जो सेपरेट होंगे वही कहलाता है टर्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करो कि ये है एक 2x प्लस के 5, इसमें जो है दो पार्ट है, ये है, ये प्लस से साइन हो, तो ये वाला जो एक पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, ये कहलाती है हमारी टर्म्स। बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए? आई? ओके। तो इसको हम ये डिफाइन कर सकते हैं, द वेरियस पार्ट of an algebraic expression। देखिए डेफिनेशंस आपको पता होगी तो आप इमीडिएट कर लोगे। एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय, ठीक से लिख देता हूं, सेपरेटेड बाय
प्लस और माइनस साइन इज कॉल्ड टर्म। ये टर्म कहलाती है, बार बार इसका यूज होगा। बात समझ में आई? तो जैसे सपोज करो कि मैं ये लिख रहा हूं यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस का 6। तो देखिए इसमें तीन टर्म है, एक दो तीन, और ये प्लस से अलग हो रखी है, तो इसका मतलब इसमें ये है, ये इसमें टोटल कितनी टर्म होगी? इसमें 3 टर्म होगी। इसमें कितनी टर्म होगी? इसमें 2 टर्म होगी। तो ये इस तरह करके हम टर्म का पता लगा सकते हैं। चलिए, इसी के अंदर एक जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है फैक्टर। चलिए, क्या पूछा जाता है? फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? चलिए फैक्टर भी देखते हैं। इसको भी कर देते हैं साथ। फैक्टर, जो इसका आपका पार्ट है, ई पार्ट, फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? सपोज करो कि मैं आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देता हूं कि ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 7x। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ 7x जो है, इसके यदि आप करो फैक्टर्स, या आप 7 की जगह चलो कुछ और ले लो, आप सपोज करो कि 6 ले लो, इजी रहेगा समझने में। 6, जब आप इसके जो इसको ब्रेक करोगे, फैक्टर का मतलब होता है ब्रेक, यानी कि 1 × 2 × 3 × x, ये हो गया। ठीक है, तो ये जो 1 2 3 है, 1 2 3 एंड x इज द फैक्टर ऑफ 6x। तो एवरी टर्म इज फॉर्म्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। एवरी टर्म्स, टर्म्स कौन सी होती है ये भी मैंने बताया था। सपोज करो कि ये 6x प्लस के 5, ये जो कहलाती है ये कहलाती है टर्म। तो और ये पूरा क्या कहलाता है? ये कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और ये इसकी टर्म्स। तो एवरी टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज फॉर्म्ड ऑफ फैक्टर। जैसे कि ये बनी, तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि 6x इज द प्रोडक्ट ऑफ 1 2 3 एंड x विच आर फैक्टर। और ये क्या कहलाते हैं? विच आर फैक्टर ऑफ 6x। यानी 6x के फैक्टर क्या हुए? अगर हम बोले फैक्टर ऑफ 6x जो होंगे इज इक्वल टू 1 2 3 और ये x, ये इसके कहलाते हैं फैक्टर। इसी तरह आप किसी के भी फैक्टर निकाल सकते हैं। और फैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है कि 6 क्या, 2 3 3 1 1, तो 6 का जो हो जाएगा 1 × 2 × 3। तो इसका मतलब जो 6 के जो फैक्टर हो गए 1 2 3, जो कि ये देखिए, क्योंकि यहाँ x था हमने x भी साथ में जोड़ दिया। ठीक हो गया। इसमें एक चीज और हमें देखनी होगी कि एक तरीका और है कि हम फैक्टर को कैसे निकालें। फैक्टर जो है इज ए नंबर or algebraic expression that can divide a given number or algebraic expression perfectly। आप ये याद रखें कि जो भी अगर इसका ये फैक्टर है, 6x के फैक्टर 1 2 3 और x है, इन चारों में से किसी एक नंबर को यदि आप इससे डिवाइड करोगे और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, तो इससे ये शो होता है कि वो इसका फैक्टर है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता तो वो उसका फैक्टर नहीं है। एक दूसरी कंडीशंस भी फैक्टर की ये होती है कि पता लगाए कि ये फैक्टर है कि नहीं है। तो इसका मतलब है कि फैक्टर इज ए
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे की थ्योरम्स आएगी वहां पे इसका यूज होगा। फैक्टर इज ए नंबर, फैक्टर इज ए नंबर और एलिजेब्रिक एक्सप्रेशन, और एलिजेब्रिक एक्सप्रेशन that can divide that can divide a given number or algebraic expression perfectly without any remainder, कोई रिमाइंडर उसमें नहीं होना चाहिए। जैसे अगर सपोज करो 6x एक आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसके फैक्टर हैं 2, 3 और x, और आपको ये प्रूव करना है कि इसके फैक्टर है कि नहीं, क्या 2 इसका फैक्टर है, तो आप तुरंत 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3x, यानी कि इसका जो रिमाइंडर है वो कितना आया, वो 0 आ गया, इसका मतलब ये इसका फैक्टर। ठीक है। अगर आपसे ये बोले कि क्या 4 इज ए फैक्टर ऑफ 6x, आपने जैसे ही इसको किया 6x को 4 से डिवाइड किया आपने, तो जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो पता लगा कि इसके अंदर आपका कोई ना कोई रिमाइंडर बच रहा है, समथिंग 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो इसका मतलब जो है ये क्या है, ये इसका फैक्टर नहीं है, समथिंग समथिंग। ठीक है, तो इस तरह करके हम फैक्टर का पता लगा लेते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो आता है आपका, वो आता कोफिशिएंट ऑफ टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट। ये आप जो है पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हो, मैं आपकी नॉलेज को ब्रशअप कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपके पास आता है कोफिशिएंट ऑफ ए टर्म। ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ ए टर्म, टर्म का कोफिशिएंट। टर्म आपने पढ़ी थी, जैसे कि सपोज करो कि ये 2x प्लस के 5 है, तो ये जो है 2x एक टर्म आ गई है, इसकी एक 5 टर्म आ गई, तो 2 टर्म है इसके अंदर। ठीक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की एक टर्म आ गई, ये 5 टर्म्स हो गई, तो उसका कोफिशिएंट कैसे निकालें। तो सपोज करो कि एक ये आपके पास एक ये टर्म है, ये क्या है, ये एक टर्म है, इसके कौन से फैक्टर हुए, इसके जो फैक्टर हुए आपने देखा, इसके जो फैक्टर हुए ये हो गए 2 एंड x। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं ये पूछूं कि इस टर्म्स के अंदर x का कोफिशिएंट क्या है, इस x का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x, तो आप ये देख रहे हो कि ये दो फैक्टर 2b और x है, x को छोड़कर जिसका कोफिशिएंट पूछा जा रहा है उसको छोड़ के बाकी जो फैक्टर बचेंगे वो उसके कोफिशिएंट कहलाएंगे। तो यहाँ आपके पास 2 बच रहा है, तो इसका हो जाएगा 2। और मैं ये बोलूं कि कोफिशिएंट ऑफ 2, तो आप सीधा बोलोगे। बात समझ में आई कि नहीं है। चलिए एक और लेते हैं। सपोज करो कि आपके पास एक टर्म सी है 3x y z, आपने इसके फैक्टर निकाले, फैक्टर आपके पास आ गए 3x y and z। मैंने बोला आपको कोफिशिएंट ऑफ x निकालो, आपने x यहां से थोड़ा, बाकी आपके पास क्या बचा, x छोड़ देंगे तो 3yz, तो आपके पास आ गया 3yz। मैंने बोला कोफिशिएंट ऑफ y निकालो, y को छोड़ दीजिए, बाकी क्या बचा 3xz, ये आपके पास 3xz बच गया। मैंने बोला कोफिशिएंट ऑफ z निकालो, आप z छोड़ दीजिए, बाकी क्या बचा 3xy बचा। मैंने बोला कोफिशिएंट ऑफ जरा 3 बताना, तो आपने 3 छोड़ दिया, यहाँ पर xy z लिख दिया।
तो जो रिमेनिंग बचेगा, जिसका वो कोफिशिएंट पूछ रहा है, उसको छोड़ के बाकी उस टर्म में जो भी बचेगा वो उसका कोफिशिएंट्स कहलाएगा। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो समथिंग ऐसे इसकी डेफिनेशन बनने वाली है। क्या होगा इसके डेफिनेशन? एनी फैक्टर ऑफ टर्म ऑफ एन एलिजेब्रिक एक्सप्रेशन, एनी फैक्टर, एनी फैक्टर ऑफ ए टर्म of an algebraic expression is called coefficient of remaining term, बची हुई जो मैं छोड़ता हुआ जा रहा था, रिमेनिंग टर्म्स। यानी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पद का कोई भी एक फैक्टर उस पद के जो बाकी बचे फैक्टर है उसका कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे कि सपोज करो मैंने पूछा कि x का कोफिशिएंट, अब x को हटाओ, बाकी क्या बचे इसको छोड़ के 3yz रिमेनिंग बचे ना, तो ये आ गया 3yz। मैंने पूछा कोफिशिएंट ऑफ y को छोड़ दीजिए, आपके पास क्या बचा 3xz ये रहा। मैंने पूछा कोफिशिएंट ऑफ z क्या बचा, z को छोड़ के 3xy ये आ गया। इस तरह करके हम जो है कोफिशिएंट्स फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक से मैं, चलिए इसके बाद इसके आपके पास एक आता है लाइक एंड अनलाइक टर्म। अभी टर्म्स की बात चल रही है बार बार, तो टर्म्स यानी कि बहुत अच्छे से यूज होने वाला है। यानी कि इसमें जो जी आपके पास है ये आता है आपके पास लाइक एंड अनलाइक टर्म, लाइक एंड अनलाइक। यानी लाइक पसंद और नापसंद। चलिए, पसंद आपको वो होती है जो सब चीज एक जैसी नजर आती है, वही चीज पसंद होती है, और जो एक जैसी नहीं है तो वो अच्छी नहीं लगती, है ना। तो सेम कुछ कुछ इसी तरह ही है ना। तो अगर हम लाइक की बात करें जिसमें सेम वेरिएबल होगा, वेरिएबल सेम होगा, वो होगा आपका लाइक। द टर्म्स कंटेन सेम वेरिएबल, सेम वेरिएबल इज कॉल्ड लाइक टर्म। जैसे 2x, 5x, 7x, 8x, इसमें वेरिएबल क्या है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, यही तो है ना वेरिएबल। सब में आपको एक्स एक्स वेरिएबल लगा, यानी कि वेरिएबल सेम है, इसमें सेम वेरिएबल एक्स। उसी तरह मान लीजिए कि सपोज करो कि 3x², 5x², 6x², ये क्या है, ये सेम टर्म्स आ गया, है ना, सेम वेरिएबल। अब है अनलाइक, जिसके अंदर वेरिएबल सेम नहीं है, अलग अलग है, विच डू नॉट कंटेन सेम वेरिएबल। द टर्म which do not contain same variable, यानी वेरिएबल अलग अलग कंटेन करेगा, इज कॉल्ड अनलाइक टर्म। जैसे 2x, 3y, 5xz, 7yx। तो ये देखिए यहाँ पे इसमें x वेरिएबल है, इसमें y वेरिएबल, ये अलग आ गया, इसमें ये x आ गया, z आ गया, ये अलग हो गया, y x आ गया, ये अलग हो गया, तो इसमें होंगे डिफरेंट वेरिएबल।
बात समझ में आई कि नहीं? इसको हम, ठीक है, तो इस तरह करके हम केवल हमारा जो ये लाइक और लाइक टर्म जो है डिपेंड कर रहा है किस पर कर रहा है, वेरिएबल पे। आपको वेरिएबल ही चेक करना है बस कि ये एक जैसा है या अलग अलग। एक जैसा है तो लाइक, और अगर अलग अलग है तो अनलाइक। ठीक समझ में आया बच्चों? ओके, चलिए इसका हम एक लास्ट टॉपिक्स और है, अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑफ एल्जेब्रा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। लास्ट टॉपिक जो है इसके अंदर एच, अर्थमेटिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके अंदर मैंने अर्थमेटिक ऑपरेशंस के अंदर में चार साइन होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीपल एंड डिवाइड। इन्हीं ऑपरेशंस पे हम काम करते हैं। तो एडिशन का क्या है, सपोज करो कि अगर ये कहने का मतलब ये है कि जिस तरह हमने पहले निकाले थे नंबर सिस्टम्स के अंदर कि ये आपका रेशनल नंबर है, अगर इसका हम एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रेशनल नंबर ही मिलेगा। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी रेशनल नंबर मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी रेशनल नंबर मिलेगा। इसी तरह इसके अंदर हम देखते हैं कि जब हम एडिशन करते हैं तो कैसे एडिशन होता है, यानी एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यदि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास दिया हुआ था, सपोज करो कि 2x प्लस के 9, एक ये था, और दूसरा था आपके पास 2x प्लस का 8, और आपसे बोला कि एडिशन करो। एडिशन के दो तरीके हैं, इसके दो तरीके से हम एडिशन कर सकते हैं। एक होता है आपके पास हॉरिजॉन्टल मेथड, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल मेथड, और एक आपके पास होता है कॉलम मेथड। हॉरिजॉन्टल में आपको हॉरिजॉन्टल चलेंगे, जैसा कि हॉरिजॉन्टल की बात करें, हॉरिजॉन्टल मेथड में आप क्या करेंगे, सीधा लिख देंगे। एक मिनट, सही से लिख देता हूं मैं। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल मेथड में आप ये करेंगे कि सीधा इसको हॉरिजॉन्टल लिखेंगे और प्लस के 2x प्लस का 8। ठीक है, और इसमें हम सबसे पहले इसमें कोई भी हो लाइक और अनलाइक टर्म करेंगे। देखिए ये वाला और ये वाला लाइक है, इन्हें पास पास लिख लो, 2x प्लस के 2x, और देखिए कांस्टेंट कांस्टेंट लाइक है, इसको एक साथ लिख लो। अब इन्हें ऐड कर दीजिए, 4x प्लस के 17, आंसर आ गया। और आपका अगर ये बोले कॉलन मेथड, कॉलम मेथड्स में सपोज करो कि 2x प्लस के 9, इसी के नीचे लिख दें जो लाइक टर्म है, बिल्कुल उसके नीचे जानी चाहिए, यानी 2x और ये 8, और आप इसको जोड़ दीजिए 4x प्लस के 17। ये आपने पढ़ा है 7th 8th क्लास में, ठीक है जी। वैसे ही आपका सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन में केवल आपको ये ध्यान रखना है कि साइन चेंज करने होते हैं। क्या करना होता है, साइन चेंज करने होते हैं। सब्ट्रैक्शंस में आपको साइन चेंज करना होता है। We should change the sign of algebraic expression. We should we should change the sign, change the sign of algebraic expression, algebraic expression to be subtracted, जिसको हमें subtract करना है। ये चीज याद रखना।
जैसे सपोज करो कि ये है 2x प्लस के 9 और इसमें से ये वाला सबट्रैक्ट करना। मेथड आपके पास वही है, चाहे तो आप हॉरिजॉन्टल ले लीजिए, चाहे आप कॉलम ले लीजिए। अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें आप, हॉरिजॉन्टल्स के अंदर सपोज करो 2x प्लस के 9 हॉरिजॉन्टल लिखेंगे, माइनस 2x प्लस का 8। अब इसमें आपको नेक्स्ट के साइन चेंज करने होंगे। माइनस, ये अगर नहीं है तो प्लस मान लो, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, यानी कि माइनस के 2x माइनस का 8। और आप ये करेंगे, ये आ जाएगा 2x में से 2x 0 और ये आ जाएगा प्लस के 1, क्योंकि प्लस के ज़्यादा है, यानी 1 आंसर। अगर आप जो है कॉलम मेथड यूज करना चाहते हैं, उसका भी यही है। आप ऊपर नीचे लिखेंगे 2x प्लस के 9 और आपके पास आ जाएगा 2x प्लस का 8, और यहाँ आप साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये 0 प्लस के 1, यानी 1 आंसर। बात समझ में आई? चलिए अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशंस में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, इसमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना है। प्रोडक्ट ऑफ सेम साइन, प्रोडक्ट ऑफ सेम साइन, अगर साइन सेम है और उनका प्रोडक्ट हम कर रहे हैं तो वो आपके पास पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और अगर प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट साइन, तो आपके पास नेगेटिव आएगा। बोला सर समझ में नहीं आई। इसका मतलब यह है कि अगर सपोज करो कि आपके पास प्लस है और उसका मल्टीपल आप प्लस से कर रहे हैं तो आपके पास प्लस आएगा, और माइनस है उसका माइनस का मल्टीपल माइनस में कर रहे हैं तो भी प्लस आएगा। अगर आप प्लस का मल्टीपल माइनस में कर रहे हैं तो माइनस आएगा, डिफरेंट साइन हो गए, और माइनस मल्टीपल माइनस है तो भी माइनस आएगा। जैसे सपोज करो कि एग्जांपल्स हम लेते हैं, सपोज करो कि 2x है और इसका आपको जो है 2x प्लस का 5, और आपको मल्टीपल करना है आपको उसको x प्लस के 2। तो देखिए ये प्लस है, ये प्लस है, तो आपका साइन सेम आएगा, यानी 2x स्क्वायर। यानी इसकी मल्टीपल इसमें भी करनी, इसकी मल्टीपल इसमें भी करनी। अब आप देख लो ये प्लस है और ये प्लस है, इसका मल्टी सेम साइन है तो आपका प्लस आएगा, यानी कि 4x आ गया। अब इसमें अंदर ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, सेम साइन, तो आपका प्लस आ गया, यानी कि 5x। ये प्लस है, ये प्लस है, सेम साइन है, तो आपके पास कितना आ गया? 10 आ गया। अब आप इनको ऐड कर दीजिए, जो सेम लाइक टर्म्स है, इसकी तो कोई लाइक है नहीं, ये लाइक लाइक टर्म है, तो इसका मतलब ये कि 9x आ गया और ये प्लस का 10 आ गया। ये आंसर आ गया। तो इसमें साइन का ये वाला खेल ठीक हो गया जी। अब इसमें लास्ट बचा हुआ है डिवीजन। डिवीजन भी आपने 7th 8th क्लास में किया है। डिविजन्स में आपको एक ये पता है कि डिविडेंड जो होता है, इसमें एक डिविडेंड होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे, मैं ऐसे बता देता हूँ कि यहाँ पे जो होता है ये डिवाइजर होता है, यहाँ पे क्या होता है? डिविडेंड होता है। और यहाँ पे जो होता है क्या होता है? क्वेश्चन होता है। यहाँ पे होता है, या ऊपर भी लिख सकते हो यहाँ पे भी। और नीचे आपके पास बचता है रिमाइंडर, ये आपको पता है। ठीक है, और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि डिविडेंड जो होता है क्या होता है? डिवाइजर
into quotient प्लस रिमाइंडर। सपोज करो आपने 9 को 2 से डिवाइड किया, 4 जा 8, रिमाइंडर बचा 1। इसका मतलब 9 जो हो जाएगा इसका और इसका मल्टीपल, यानी 2 मल्टीपल 4 प्लस के 1। जी हाँ, ठीक है। तो इस तरह करके हम इसको करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि x प्लस का 3x² प्लस का 1 को डिवाइड करना है x प्लस के 1 से। आप आराम के साथ इसको डिवाइड कर सकते हो। इसका वैसे मैं पॉलीनोमियल जब हम टॉपिक लेंगे तब अच्छे से हम इसको करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे एक छोटा सा बता देता हूँ। सबसे पहला काम है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है दोनों चीज को। ये आपका डिविडेंड है, ये डिवाइजर है। तो किसमें लिखना है आपको? डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में जब लिखेंगे पावर के अनुसार लिखेंगे, ये प्लस के x प्लस के 1 और उसके बाद डिवाइडेड x प्लस के 1। ठीक है। और उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, यहाँ x प्लस के 1 को इससे डिवाइड कर देंगे। इस तरह करते हैं ना, ये लीजिए। ठीक है। अब आप इसका फर्स्ट टर्म ये लेंगे और इसका फर्स्ट टर्म लेंगे, तो आपके पास जब यहाँ पे 3x² अपॉन x से करेंगे तो आपके पास 3x आएगा। तो आप यहाँ पे ये 3x लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे, इस 3x को इसके साथ पूरे के साथ मल्टीपल कर देंगे, यानी x प्लस 1 को जो मल्टीपल कर देंगे वो 3x से कर देंगे, जो कि आपके पास 3x² प्लस का 3x आएगा। और आप यहाँ पे आप इसको लिख देंगे। उसके बाद आप सब्ट्रैक्शन कर देंगे, माइनस माइनस करेंगे, इससे ये कट जाएगा। आपके पास माइनस के 2x बचेगा प्लस के 1 बचेगा। जो साइन ये होगा वो आपको यहाँ रखना होगा। अब अगेन वही फिर रिपीटेशन, इसका फर्स्ट टर्म इसका फर्स्ट टर्म, यानी कि 2x माइनस के, और आपके पास है ये x यानी माइनस का 2, और ये लिखा मैंने 2 यानी ये आ गया देखो माइनस का 2। और माइनस के 2 की फिर इसके साथ मल्टीपल करेंगे, यानी x प्लस के 1, और जब माइनस के 2 से मल्टीपल करेंगे तो माइनस के 2x माइनस के 2, यानी माइनस के 2x माइनस का 2 आ गया ये आपके पास। ठीक है। और जब आप इसके जो घटाना है साइन चेंज करेंगे, ये प्लस आ गया, ये माइनस आएगा। चलो कोई बात नहीं, ये प्लस लिया है। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, ये आपका प्लस आ गया, तो ये आपका कट हो गया, और ये आपके पास 3 रिमेन। तो इस तरह करके हम इसको डिवाइड कर लें। ठीक है बच्चों, तो हमने ये देखा हम किस तरह से हम इसको डिविजन फॉर्म में लेकर के जाते हैं। तो हमने आज इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट्स को फिनिश किया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम जो है पॉलीमिल्स इन वन वेरिएबल को लेकर के समझने का प्रयास करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।